Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 employability skills. आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को कवर करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 स्टूडेंट्स, अगर आपको सभी चैप्टर्स के डिटेल नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप ऑल इन वन बुक को रेफर कर सकते हैं. इसमें सभी चैप्टर्स के डिटेल नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिवन हैं. इसको डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं स्पेशल डिस्काउंट के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, एंड यू कैन ऑल्सो ऑर्डर थ्रू अमेजॉन. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड टिल 22 अगस्त यू विल गेट ए स्पेशल डिस्काउंट ऑल्सो. ओके, एंड अगर आप योगा कोड 841 के स्टूडेंट हैं तो अभी ऑल इन वन बुक के प्री ऑर्डर फॉर्म्स ओपन है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं. Now let us start with the first topic. What is self management? Self management को self control भी कहते हैं. Self control मतलब हमारा खुद पर कितना कंट्रोल है. Means हम अपने emotions, thoughts and behavior को कैसे कंट्रोल करते हैं अलग अलग situations में. इसी ability को हम कहते हैं self management. For example, एक ऐसी सिचुएशन है जहां सभी चीज़ें आपके फेवर में हैं, तो उसमें ऑब्वियस है कि आप खुश रहेंगे. बट कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हर चीज़ आपके फेवर में नहीं होगी एंड कभी कभी कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं होगी. तो एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, वहां पर आपके इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर कैसे हैं, यही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं. मीन्स आप खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं. अगर आपका खुद पर कंट्रोल नहीं होगा तो आप किसी के साथ कैसा भी बिहेव कर सकते हैं. आप नेगेटिव थॉट्स लेकर आएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, एंग्शियस हो जाएंगे. बट अगर आपका खुद पर कंट्रोल है तो आप खुद को समझाएंगे कि ठीक है, ये भी एक सिचुएशन है एंड हर सिचुएशन की तरह ये सिचुएशन भी चली जाएगी, एंड आप अपने थॉट्स एंड बिहेवियर को कंट्रोल में रखेंगे, उसको अनकंट्रोल बिहेवियर में कन्वर्ट नहीं होने देंगे. दैट इज द सेल्फ मैनेजमेंट दैट यू नीड टू हैव. तो आपके लाइफ में भी ऑफकोर्सली डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं. कभी आपके एग्जाम्स होते हैं एंड कभी आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, और भी काफ़ी सिचुएशंस होती हैं. तो हर सिचुएशन में आपको खुद के इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर को कंट्रोल करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम है तो आपको पता है कि आपको पढ़ना है, तो वो आपका थॉट होना चाहिए कि अगर हमें पढ़ना है तो अभी हमें मोबाइल साइड में रखना होगा, डिस्ट्रैक्शन साइड में रखनी होंगी, हमें पढ़ना है. मतलब आपका खुद के थॉट्स पर कंट्रोल है. ऐसा नहीं है कि आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है और आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो उसमें आपका कंट्रोल नहीं है. मतलब आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे. अगर आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं तभी आप लाइफ में अच्छा कर पाएंगे. अंडरस्टूड? जब हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होती हैं तो हम टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज अ स्टूडेंट आपको होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाते हैं. अब अगर आप टाइमली इन सभी को कंप्लीट करते हैं तो आप बैकलॉग क्रिएट नहीं करते, जिस वजह से जब आपको जो काम असाइन होता है आप उसे तभी कंप्लीट कर लेते हैं एंड आपके पास कोई बैकलॉग नहीं है, बैकलॉग का बर्डन भी नहीं है. तो अब आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर चल रहा है. बट वहीं अगर आपने बैकलॉग क्रिएट किया, आपने अपना काम टाइम से कंप्लीट नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, आपको वो बैकलॉग का बर्डन आगे लेकर जाना पड़ेगा. मतलब जब आपके पास और भी काम है तब आपके पास एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है एंड दैट इज कंप्लीटिंग बैकलॉग. तो आप उस बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके पास तो करंट वर्क भी है. इस वजह से फिर आपको स्ट्रेस हो जाता है कि हमारे पास इतना सारा काम है, हम क्या कंप्लीट करें. जो करंटली चल रहा है उसे कंप्लीट करें या जो बैकलॉग में है उसे कंप्लीट करें. तो इस तरह की टाइम मैनेजमेंट इश्यूज आते हैं अगर आप अपना काम टाइमली कंप्लीट नहीं करते. तो अगर आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होंगी, मतलब आप जानते हैं कि आपको कौन सा टास्क कब कंप्लीट करना है, आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में हैं, आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में है, तो आप वही काम कर रहे हैं जो एक्चुअल में आपके लिए सही है, ना कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो ऐसे में आप अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाएंगे. जब टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा तब आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब बैकलॉग तो है नहीं और आपने अपना सारा काम टाइमली कंप्लीट किया है. तो जो टाइम बचा है आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं एंड इससे आपके करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं. मतलब फॉर एग्जांपल, आप के पास टाइम बचा है. फॉर एग्जांपल, आपने फिक्स किया था कि आप एक दिन में
6 आवर्स स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट, होमवर्क, असाइनमेंट मिले थे वो आपने 3 आवर्स में कंप्लीट कर लिए। अब आपके पास जो 3 आवर्स बचे हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप किसी और एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसकी स्किल डेवलप करने में ध्यान दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप अपने करियर के लिए स्किल्स डेवलप करने में ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से जब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपके लिए करियर की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं। एंड जब हमारी पूरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो हमारा इमोशनल कंट्रोल भी इंप्रूव हो जाएगा एंड हम इमोशनली इनस्टेबल से हटकर इमोशनली स्टेबल रहेंगे। अंडरस्टूड? अब हम सीखने वाले हैं कि हमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। इसके लिए हमें 3 मेजर एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना होगा: पॉजिटिव थिंकिंग, रिजल्ट ओरिएंटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। हम जो आगे सेशंस कवर करने वाले हैं, मतलब इस पूरे चैप्टर को 3 सेशंस में डिवाइड किया गया है, तो वो यही 3 सेशंस हैं। यही वो 3 एस्पेक्ट हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करने में। लेट अस स्टार्ट। Session 1: Motivation and Positive Attitude। मोटिवेशन को पढ़ने से पहले हम ऑप्टिमिज्म को समझेंगे। ये एक रिलेटेड टर्म है, सेम मीनिंग नहीं है, दोनों का रिलेटेड मीनिंग है। तो समझते हैं क्या होता है ऑप्टिमिज्म। ये हमारे मेंटल एटीट्यूड, मतलब हमारे माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। एक ऐसा माइंडसेट जिसमें हम होपफुल हैं, हमें ये विश्वास है कि चीज़ें अच्छी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है और बोर्ड एग्जाम में ऐसा सुना जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम बहुत टफ आ रहा है। तो क्योंकि उस स्टूडेंट ने मेहनत की है तो उसे ये विश्वास है कि भले ही एग्जाम टफ आए बट फिर भी मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा क्योंकि मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की है। तो यही एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप होपफुल हैं, आपको विश्वास है कि चीज़ें अच्छी होंगी, पॉजिटिव आउटकम्स आपको मिलेंगे। हेलन केलर ने कहा है, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। मीन्स अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है, अपना टारगेट, अपना गोल, तो उसके लिए आपका ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी है। ऑप्टिमिज्म होगा तभी आप वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। पर आप शुरू से ही ये सोच ले कि नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे तो ये चीज़ मिलने ही नहीं वाली, तो फिर आप उसे अचीव करने में अनसक्सेसफुल रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही अपना होप एंड कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे ही नहीं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने के लिए, होपफुल रहने के लिए ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको अच्छे आउटकम्स भी मिलते हैं। नाउ व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन वो फोर्स है जिसकी वजह से आप काम करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एंड डिज़ायरेबल आउटकम्स अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि 95% से ज़्यादा आपकी परसेंटेज बने अपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? बहुत पढ़ाई करनी होगी, प्रिपरेशन करनी होगी, अच्छे से सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने होंगे। बट ये सभी चीज़ें आप कब करेंगे? जब आप मोटिवेटेड होंगे। एक ऐसा स्टूडेंट जो मोटिवेटेड होगा ही नहीं, वो ना ही अपना कोई गोल रखेगा, और हो सकता है कि उसका गोल हो बट वो उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। वो काम कब कर पाएगा? जब वो मोटिवेटेड होगा। हो सकता है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड हो। पर मोटिवेशन का होना ज़रूरी है अपने काम को करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आपने एक गोल सेट किया है पर आप उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे तो आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। और काम आप कब करते हैं अपने गोल के लिए? जब आप मोटिवेटेड होते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन? यहाँ पर हम 2 क्लासिफिकेशंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन ऐसा मोटिवेशन है जो हमारी फिजिकल नीड्स, मतलब हमारी बॉडी की नीड्स से रिलेटेड होता है। सपोज करते हैं कि आप आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, बट आपको भूख लगने लगती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप अपनी मम्मी से कहेंगे या फिर आप खुद उठकर जाएंगे और खाना खाएंगे, राइट?
तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पर कौन सा मोटिवेशन है? फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन, जिसकी वजह से आप उठे, आपने खाना खाया या फिर आपने किसी और को कहा कि मुझे खाना दे दो। मतलब यहाँ पर आपने कोई ना कोई एक्शन तो किया अपनी उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो आपने क्यों किया? क्योंकि आप फिजियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे। देन कम्स साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। ये होता है हमारी किसी अचीवमेंट की नीड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है कि आपको 95% मार्क्स स्कोर करने हैं, या फिर आपको क्लास का टॉपर बनना है, या फिर आपको अपने सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेकर आने हैं। कोई भी गोल हो सकता है जो आपने सेट किया है। अब आप उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं? साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की वजह से। क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि आपको उस चीज़ को अचीव करना है, तो वो आपका माइंडसेट बन गया है कि मुझे अचीव करने के लिए ये काम करना होगा, तो उसके लिए आप साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को इंटरनल एंड एक्सट्रिंसिक को एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसा मोटिवेशन है जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है। मतलब जब हम कोई काम अपनी खुशी से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बट पढ़ाई में आपका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको पढ़ाई के लिए बार बार कोई ना कोई रिमाइंड कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके मम्मी पापा आपको रिमाइंड कराएंगे कि आपको पढ़ना है, पढ़ लो, अब आपके पढ़ने का टाइम हो गया है। बट वहीं क्योंकि आप पेंटिंग में खुद से इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आपको किसी के रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको खुद को पुश देना पड़ेगा कि मुझे अब पेंटिंग करनी है। नहीं, आप खुद से ही पेंटिंग करेंगे बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के। ना ही कोई आपको रिमाइंडर देगा, ना ही कोई आपको बोलेगा, बट आप खुद से ही पेंटिंग एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए आप पेंटिंग में इन्वॉल्व हैं। तो वो किस वजह से? इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से। देन कम्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक ऐसा मोटिवेशन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहा है ताकि उसका न्यूज़पेपर में नेम आए और फोटो आए, और वो अपने सभी फ्रेंड्स को दिखा पाए, इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा पाए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा पाए, इसलिए पढ़ रहा है वो। तो वो उसका एक्सटर्नल मोटिवेशन है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से पढ़ाई कर रहा है। अंडरस्टूड? इंटरनल मोटिवेशन को सेल्फ मोटिवेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम खुद से मोटिवेटेड होते हैं। सेल्फ मोटिवेशन का होना क्यों ज़रूरी है, इस बात को समझते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसा टास्क है जिसमें हमें कहा गया है कि अगर आप ये टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। सपोज करते हैं कि वो एक मनी रिवॉर्ड है, ओके। एंड फिर आप टास्क कर रहे हैं, 50% टास्क कंप्लीट हो चुका है, बट बीच में ही आपको कह दिया जाता है कि अब आप ये टास्क कंप्लीट करें या ना करें, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे? क्या आप उसे कंटिन्यू रखेंगे? मोस्टली नो। मोस्टली नो, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं, वो मोटिवेटेड थे एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, एंड क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर चला गया, अब उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो अब वो काम नहीं करेंगे। बट जो लोग उस काम को फिर भी कंटिन्यू रखेंगे, वो कौन होंगे? वो होंगे सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि वो खुद से मोटिवेटेड हैं कि हमें अगर कोई टास्क मिलता है तो भले ही हमें रिवॉर्ड मिले या ना मिले, बट हमें उसे टास्क को कंप्लीट करना है। तो ऐसे में ये जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होंगे, ये फिर भी उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो यही हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेल्फ मोटिवेशन तब भी काम आएगा जब आपके पास कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होगा। तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं या फिर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई भी काम करते हैं, तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तभी आप उसको प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज हर बार हर स्टेप पर आपको एक एक्सटर्नल फैक्टर की, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर आप खुद से मोटिवेटेड हैं तो आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर का वेट नहीं करेंगे, आपको पता है कि आपको कब क्या करना है। सो सेल्फ मोटिवेशन होने से आपकी एनर्जी और आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं और उससे आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, जल्दी आपको थकान महसूस नहीं होगी, एंड आप अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए काम करते हैं।
कोई भी गोल अचीव करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा, फर्स्ट स्टेप लेते हैं और फिर अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। लाइक आपका गोल है कि 95% मार्क्स लेकर आने हैं, तो सबसे पहले जब सेशन स्टार्ट होगा तो आप अपना फर्स्ट स्टेप लेंगे, अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से आप सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे। तो आप उस चीज़ में परसिस्टेंट हैं, आप उस चीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं। किस वजह से? क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। It affects cognitive processes and learning strategies used for completing similar task। मतलब जब आप खुद से मोटिवेटेड होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, तो इससे आपके जो लर्निंग प्रोसेस हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। लाइक आप क्योंकि खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपको उसके लिए किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके कॉग्निटिव प्रोसेस इम्प्रूव हो जाएंगे, मतलब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। एंड फिर ऐसा नहीं है कि जो जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड थे बस आप उसी में अच्छा कर रहे होंगे, आप और बाकी काम जो जैसे हैं, लाइक अगर आपको कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है या फिर आपको किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, तो वहाँ पर भी तो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। और वहाँ पर आप स्किल्स कैसे अप्लाई कर पाएंगे? जब आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस अच्छे होंगे। तो वो कब अच्छे होंगे? जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप अपने सभी काम को पहले से ही अच्छे कर रहे थे, आप सब पहले से ही अच्छे से लर्न कर पा रहे थे, अपने प्रॉपर टास्क एग्जीक्यूट कर पा रहे थे। तो अब आपको सिमिलर टास्क कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन? फर्स्ट इज म्यूजिक। हम जानते हैं कि म्यूजिक, जब हम अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि म्यूजिक में वो पावर है जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं। देन पॉजिटिव एंड स्किल एनहांसिंग एक्टिविटीज़। हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए जिससे हमारी स्किल्स डेवलप हो पाएँ, हमारी एग्जिस्टिंग स्किल्स इम्प्रूव हो पाएँ, क्योंकि उससे हम ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे अपने काम को और अच्छे से करने के लिए। Then books are said to be best friends, they expand our horizon of thinking। अब देखिए, हमें पता है कि हमारी डिफरेंट टाइप की बुक्स होती हैं, लाइक कुछ हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो आप अपने स्कूल सिलेबस के लिए पढ़ते हैं, एंड और भी बहुत सारी बुक्स होती हैं जिससे आपका माइंडसेट इम्प्रूव होता है। तो ऐसे में हमारी बुक्स भी हमारी मोटिवेशन का सोर्स होती हैं। देन ड्रीमिंग बिग, इट इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। मीन्स जब आपके गोल्स बड़े हैं तो आप सिर्फ किसी एक डेस्टिनेशन का वेट नहीं कर रहे कि बस हमें ये गोल मिल जाए तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। नहीं, आपके बड़े सपने हैं, आपके बड़े टारगेट हैं, बड़े गोल हैं, इसलिए आप किसी एक डेस्टिनेशन का वेट नहीं करते हैं। एक गोल अचीव करने के बाद आप और हायर गोल को सेट करते हैं। तो यही होती है एक जर्नी जिसमें आप कॉन्स्टेंटली अच्छा टारगेट सेट करते हैं एंड उसे अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। तो ये खुद में एक मोटिवेशन है कि हमारा एक बड़ा गोल रहे। एक्सपेंसिव थॉट्स मीन्स जब आप हर डायरेक्शन में सोचते हैं, एक चीज़ के हर एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, ये भी मोटिवेशन का एक सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसमें कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसका एक एस्पेक्ट तो ये है कि आप उसको अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बट उसके और भी एस्पेक्ट्स हैं। जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं, आपके कॉग्निटिव प्रोसेस इंप्रूव हो रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, एंड साथ ही आप उससे कुछ ऐसा भी सीखेंगे जो आपको आगे भी काम आएगा। इसका मतलब आपने अलग अलग एस्पेक्ट्स पर फोकस किया, अपने थॉट्स को एक्सपैंड किया, सिर्फ एक ही चीज़ तक लिमिटेड नहीं रखा कि हमें सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ना है और एग्जाम्स तक ही याद रखना है। नहीं, आपने उस चीज़ को और ज़्यादा ब्रॉड माइंडसेट के साथ पढ़ा, तो अब आप उसको ज़्यादा मोटिवेशन के साथ पढ़ पाएंगे और उसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। माइंडफुलनेस, इसका मतलब है कि जहाँ पर आप फिजिकली प्रेजेंट हैं, आप मेंटली भी वहीं प्रेजेंट रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और उस टाइम क्योंकि आपकी बुक्स आपके सामने रखी हैं, तो मतलब आप फिजिकली अपनी बुक्स के साथ प्रेजेंट हैं, बट फिर भी आपके माइंड में ये चल रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद हमें मोबाइल चलाना है, फिर हम मोबाइल देखेंगे, फिर हम शाम को क्रिकेट खेलने जाएंगे। मतलब आप बुक्स के साथ फिजिकली तो प्रेजेंट हैं, बट आपका माइंड बुक्स के साथ प्रेजेंट नहीं है, आप फिर कहीं और सोच रहे हैं। तो इसका मतलब आप फिजिकली कहीं और प्रेजेंट हैं और मेंटली
मेंटली कहीं और प्रेजेंट हैं, तो उस केस में आप माइंडफुल नहीं हैं। माइंडफुल होने के लिए जहां आप फिजिकली प्रेजेंट हैं वहीं आपको मेंटली भी प्रेजेंट होना होगा, कॉन्शियस रहना होगा कि हम जहां पर प्रेजेंट हैं हम वहीं पर ध्यान दें। तो जब आप वहीं पर ध्यान देंगे तब आप मोटिवेटेड रहेंगे अपना काम करने के लिए। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें हम लाइफ के अच्छे एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं, इवन टफ सिचुएशंस में भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा अच्छी सिचुएशन नहीं रहती, हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जिसमें चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो या आपके फेवर में हो। तो उस केस में भी अगर आप अपना माइंडसेट सही रखते हैं, आप फोकस करते हैं सिर्फ अच्छे एस्पेक्ट्स पर और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हैं, तो वही होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? जब हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है एंड हमारी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। हम मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट है, तो हम मोटिवेटेड होंगे कोई भी काम करने के लिए एंड हमारी प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होगी, हम ज़्यादा काम कर पाएंगे एंड हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। हम प्रॉब्लम को एक नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में देखते हैं, एक चैलेंज की तरह देखते हैं एंड उस चैलेंज को सॉल्व करते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी भी इंप्रूव होती है एंड हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नेगेटिव एटीट्यूड का पर्सन है तो वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई टास्क मिला है तो उसे कंप्लीट नहीं करेगा। बट अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड का पर्सन है तो वो क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सोच रहा है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, कोई भी एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करेगा एंड हो सकता है कि उससे उसकी फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर भी ओपन हो जाएं, तो उससे उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। अंडरस्टूड? नाउ हाउ टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड? अपना दिन एक रूटीन के साथ स्टार्ट करें, मीन्स प्रॉपर एक शेड्यूल बनाएं कि हमें पूरे दिन में क्या क्या करना है। देन आपको माइंडफुल रहना है, मीन्स जहाँ पर आप फिजिकली प्रेजेंट हैं वहीं पर मेंटली भी प्रेजेंट रहें एंड ना ही पास्ट के बारे में ओवर थिंकिंग करनी है और ना ही फ्यूचर के बारे में, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से आप जो करंटली काम कर रहे हैं आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। सेलिब्रेट इवन स्मॉल अचीवमेंट्स, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप खुद को भी अप्रिशिएट करें। अगर आपने कोई स्मॉल अचीवमेंट किया है, आपने कोई स्मॉल टारगेट भी अचीव किया है, तब भी आप उसको सेलिब्रेट करें। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, आपके पास जो भी है आप उसके लिए थैंकफुल रहें एंड अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करें, मीन्स अच्छी बुक्स, अच्छा म्यूजिक, अच्छे लोग, इन सभी के साथ रहें। फोकस ऑन सॉल्यूशन रेदर देन प्रॉब्लम्स, आपको सपोज करते हैं आप कोई टास्क कर रहे थे बट उसमें आपको कोई प्रॉब्लम मिली, तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये सोचकर उस टास्क को बीच में ही छोड़ दें कि ये तो प्रॉब्लम आ गई तो अब हम इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट दूसरा ये ऑप्शन है कि आप उसके सॉल्यूशन पर फोकस करें कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा सॉल्यूशंस पर फोकस करें, ना कि प्रॉब्लम्स पर। अंडरस्टूड? मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड इन लॉन्ग रन, सो हमें ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमें हमेशा हेल्प करता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड हम एक लंबे समय तक अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर ले, इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ बेसिक स्टेप्स पर ध्यान देना होगा। जैसे हमें रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए, इससे हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। हमें एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए एंड हम एक एडिक्वेट स्लीप लें, इस बात का भी ध्यान रखें, 6 to 8 आवर्स की एक एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए। अपनी एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज रखें। एज अ स्टूडेंट आपको जो भी होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट असाइन होते हैं, आप सभी चीज़ों को प्रॉपर टाइम पर कंप्लीट करें। अपना टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिव रहेगा तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही बना रहेगा एंड आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा किसी भी चीज़ के बारे में। देन हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमेशा आपको पढ़ाई में ही नहीं लगे रहना है, कभी कभी आप रिक्रिएशन पर भी ध्यान दें, क्योंकि रिक्रिएशन भी ज़रूरी है आपके माइंडसेट को ठीक रखने के लिए। अगर आप हमेशा एक ही चीज़ में लगे रहेंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाएं, हो सकता है कि आप उस चीज़ में इतने इंटरेस्टेड ना रहें, इसलिए आप कभी कभी रिक्रिएशन भी करें, बट कभी कभी आपको एकेडमिक लाइफ पर भी पूरा ध्यान देना है और कभी कभी रिक्रिएशन पर भी ध्यान देना है। अंडरस्टूड?
नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं और होपलेस होते हैं। हमें लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं ना ही हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है और ना ही कुछ और अच्छा हो रहा है, सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तो ऐसे में हम होपलेस हो जाते हैं। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जहाँ पर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा। तो ऐसे में स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसको अगर एक लंबे टाइम तक रखा जाए तो ये हमारी बॉडी को, हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर सकता है। एक टाइम तक हमें स्ट्रेस होगा किसी भी बात के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में जिसमें चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाई, बट फिर उस चीज़ को टाइम के साथ साथ हमें भूलना होगा, हमें मूव ऑन करना होगा, हमें ओवरकम करना होगा। बट अगर हम ओवरकम नहीं करते हैं तो उस केस में हमारी हेल्थ भी अफेक्ट होती है। तो अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? हमें पॉजिटिव रहना होगा, और अगर कभी किसी सिचुएशन में कुछ गलत हो भी रहा है तो हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि क्या गलत है, ताकि हम उसे सही कर पाएं। मतलब जो भी प्रॉब्लम है हम उसे सॉल्व कर पाएं। हमें एक अकम्पलिशमेंट शीट बनानी होगी जिसमें हम अपनी स्मॉल अचीवमेंट्स भी मेंशन करें और उसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ज़रूरी है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। एंड हमेशा माइंडफुल रहें। अगर आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि तब ऐसा हुआ या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हुई, तो उस चीज़ की वजह से भी आपको स्ट्रेस होगा। और अगर आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तब भी आपको स्ट्रेस होगा। इसलिए आप प्रेजेंट में जिए, आप माइंडफुल रहें, एंड जो आप करंटली फिजिकली आप जिस मोमेंट में प्रेजेंट हैं, आप अपना माइंड भी वहीं पर रखें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई में ध्यान दें, आप और कोई काम कर रहे हैं तो आप उस काम में ध्यान दें, ना कि पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचें। टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर कंफर्ट। आप शेयर करें अपनी बातें। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है भी तो आप उसे किसी और से शेयर करें, हो सकता है कि वो उसे सॉल्व कर पाए। एंड मेडिटेशन एंड योगा प्रैक्टिस करें, इससे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी एंड आप स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस प्रोसीड टू सेशन 2, रिजल्ट ओरिएंटेशन। व्हाट इज रिजल्ट ओरिएंटेशन? हमारी एबिलिटी जिसकी वजह से हम ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हमारे लिए क्या रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। तो इसमें हम अपना टारगेट सेट करते हैं, हम अपना गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करने के लिए पूरा एक्शन प्लान बनाएंगे और फिर उस पर काम करेंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेशन। रिजल्ट ओरिएंटेड बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना क्लियर गोल सेट करना होगा कि आपका क्या टारगेट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, तो आपका क्लियर टारगेट होना चाहिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स लेकर आने हैं। लाइक आपको 95% से ज़्यादा स्कोर करना है, तो आपको पता है कि अगर इतना स्कोर करना है तो उसके लिए आपको कितना पढ़ना होगा। तो उसके लिए आप प्रॉपर एक एक्शन प्लान, मतलब प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे। देन यूज द राइट रिसोर्सेज। जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सैम्पल पेपर बुक परचेज करते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक परचेज करते हैं और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से प्रिपेयर करते हैं। इस तरह से आपकी रिसोर्सेज होती हैं। बट ये ध्यान रखें कि अपनी रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें और सही रिसोर्सेज का यूज़ करें। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतनी सारी रिसोर्सेज रेफर करते हैं, लाइक एक सब्जेक्ट है बट हम 5 रिसोर्सेज को रेफर कर रहे हैं, हमने 5 चैनल्स देखे हुए हैं और हम मल्टीपल रिसोर्सेज को रेफर कर रहे हैं, ये सोचकर कि एक रिसोर्स शायद पूरा कंटेंट कंप्लीट ना कर पाए। बट ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप मल्टीपल सोर्सेज तो कवर कर रहे हैं पर आप उनको अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। बट हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? हमें रिक्वायरमेंट है कि जिस भी रिसोर्स को हम रेफर करें हम उसको प्रॉपरली रिवाइज कर पाएं। तो इसलिए हमेशा अपनी रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें। जैसे कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक चैनल, कोई एक स्पेसिफिक बुक को रेफर करें और उसे ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, तभी आपको एक्चुअल में उस चीज़ के लिए बेनिफिट मिल पाएगा। अंडरस्टूड?
देन कम्युनिकेट विद मेंटर्स एंड पीयर्स। कभी कभी हमें प्रॉब्लम आती है, हम अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं या फिर हमें कोई एकेडमिक डाउट है, तो ऐसे में हमें अपने मेंटर्स, अपने पीयर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करें, हमें नई स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएं जो सच में हमारे लिए हेल्पफुल हों। मेक अ कैलेंडर, आपको प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना है, क्योंकि जब आप कोई भी टारगेट सेट करते हैं तो उस टारगेट को अचीव करने का एक स्पेसिफिक टाइम होगा, तो उस टाइम से पहले पहले आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सभी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें एंड अपने टारगेट को टाइमली अचीव कर पाएं। इस चीज़ के लिए प्रॉपर शेड्यूल होना ज़रूरी है। देन वर्क हार्ड। देखिए, आपने सब कुछ कर लिया, आपने सभी रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए, पूरा एक्शन प्लान प्रिपेयर कर लिया, गोल भी सेट है, बट जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको आपका गोल नहीं मिलेगा, अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद काम करना, खुद मेहनत करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सभी एक्शंस तभी काम में आएंगे, तभी बेनिफिट हो पाएगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे। ठीक है। नाउ हाउ टू सेट गोल्स। गोल सेटिंग के लिए आपको एक एक्रोनिम याद रखना है एंड दिस इज स्मार्ट गोल्स। यहाँ पर हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। सबसे पहले S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मीन्स आपका क्या गोल है आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अगर आपका गोल ये है कि मुझे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो ये कोई गोल नहीं माना जाएगा, क्योंकि अच्छे मार्क्स हो सकता है कि एक स्टूडेंट के लिए 60% मार्क्स हो और एक स्टूडेंट के लिए 90% मार्क्स हो। तो आपको पूरा स्पेसिफिक बताना है कि आपका गोल एग्जैक्टली क्या है, आपको एग्जैक्टली कितने परसेंटेज से ज़्यादा चाहिए। अंडरस्टूड। देन M फॉर मेजरेबल, क्योंकि हम स्पेसिफिक गोल लेंगे तो हम उसको मेजर भी कर पाएँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। लाइक आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स को कैसे इवेल्युएट करते हैं, जब आपको रिजल्ट मिलता है आप तभी तो एनालाइज कर पाएंगे कि क्या आपने अपना गोल अचीव किया या फिर नहीं किया। जब आपको रिजल्ट मिलेगा, वहाँ पर लिखा होगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, तभी आप उसको मेजर कर पाएंगे। तो आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। देन एक्शन ओरिएंटेड, मीन्स आपको अपने गोल के लिए काम करना होगा, सिर्फ एक्शन प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए काम भी करना होगा। एक रियलिस्टिक गोल सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इतनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे कि हम 100 में से 101 मार्क्स लेकर आएँ, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि आपको 100 में से 101 मार्क्स मिल जाएं। 100 तो मैक्सिमम मार्क्स है ना, उसके बियॉन्ड तो आप जा ही नहीं सकते। तो इसलिए एक रियलिस्टिक गोल रखें जो आप अचीव कर पाएँ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सबके तो 100 आते हैं बट मैं तो 101 मार्क्स लेकर आऊँगा, तो ऐसा एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है। देन T फॉर टाइमली, मीन्स आपको अपना गोल टाइमली अचीव करना है, इसके लिए आपका शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए। लाइक अगर आपका गोल है कि 95% मार्क्स लेकर आने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम फेब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप उसके लिए टाइमली नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर दिसंबर में आप रिवीजन करेंगे, फिर आप जनवरी में सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आप प्रॉपर एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें आप टाइमली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि टाइम निकलने के बाद अगर आप अपने गोल को अचीव करते हैं तो उसको अचीव करना नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बोर्ड एग्जाम हो गया है और उसके बाद आप फिर कितनी भी पढ़ाई कर लें या सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लें, तो अब तो आपका बोर्ड एग्जाम जा चुका है ना, तो उसके बाद तो कोई फायदा नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं या फिर आप उसके लिए क्या एक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी एक्शंस लेने हैं वो अपने गोल को अचीव करने से पहले लें, ताकि आप अपने गोल को टाइमली अचीव कर पाएं। टाइम निकलने के बाद गोल अचीव नहीं होता। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल्स ऑफ स्मार्ट गोल्स, अगर एक स्टूडेंट है तो उसका गोल हो सकता है कि एग्जाम में हाई मार्क्स, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया 95% मार्क्स से ज़्यादा लेकर आने हैं। देन एक एथलीट है, उसका गोल हो सकता है कि उसे एक दिन में 5 माइल्स रनिंग करनी है, तो ये उसका अपना गोल है। मतलब सबके अपने फील्ड के अकॉर्डिंग गोल सेट किए जाते हैं। लाइक एक स्टूडेंट है तो उसका एग्जाम से रिलेटेड गोल होता है, एक एथलीट है तो उसका रनिंग से रिलेटेड गोल होगा, एक एम्प्लॉय है तो
उसका प्रोजेक्ट से रिलेटेड गोल होगा कि मुझे कितने प्रोजेक्ट्स कितने टाइम में कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से सभी के अपने अपने गोल्स होते हैं, बट सभी गोल्स को सेट करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि स्मार्ट गोल्स, हम ये एक्रोनिम ध्यान रखें कि हमें स्मार्ट गोल सेट करने हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, रियलिस्टिक एंड टाइमली। अंडरस्टूड? Now let us proceed to session 3, self awareness. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद को जानना। तो अब जब आप खुद को जानने की बात कर रहे हैं तो आपको खुद के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। लाइक आप कब क्या फील कर रहे हैं, आपके कब क्या थॉट्स हैं, कैसा बिहेवियर है, ये दूसरों को कैसे अफेक्ट कर रहा है। आप हर चीज़ को समझते हैं, आप हर चीज़ को पहचानते हैं। इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, आप कहाँ पर स्ट्रांग हैं, कहाँ पर आप वीक हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता हैं। आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, आप किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, और ये सभी चीज़ें आपके एक्शंस को कैसे अफेक्ट करती हैं, आपके दूसरों के साथ रिलेशंस कैसे हैं, इस चीज़ को कैसे अफेक्ट करती है। ये सभी चीज़ें जब आपको खुद के बारे में पता हैं तब आप सेल्फ अवेयर हैं। अगर हम सेल्फ अवेयर नहीं होते तो लाइफ में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती हमारे पास, हम दूसरों को फॉलो कर रहे होते हैं या फिर हम कुछ काम ही नहीं कर रहे, हमारा कोई गोल ही नहीं है, हम बस वो कर रहे हैं जो हमें दिख रहा है कि सामने वाले कर रहे हैं। मतलब हमारा खुद का ना ही कोई गोल है, ना ही कोई पर्पस है। इस वजह से हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। बट अगर आप सेल्फ अवेयर होंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है, आपका क्या टारगेट है, आपको उसको अचीव करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ये चीज़ आप डिसाइड कर पाएंगे। तो जब आप सेल्फ अवेयर होंगे उससे आप सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगे। मतलब अगर ये सब लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका गोल उस डायरेक्शन में है, बट मेरा गोल तो दूसरे डायरेक्शन में है, तो इसलिए मुझे दूसरे डायरेक्शन में जाना होगा क्योंकि मेरा गोल अलग है। सो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है खुद को समझने के लिए, और ये भी समझने के लिए कि हम दूसरों से कैसे रिलेट कर रहे हैं। लाइक हमें दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, हमें अपना खुद का गोल सेट करना है और अपने गोल के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस लेने हैं। अंडरस्टूड? स्टेप्स टुवर्ड सेल्फ अवेयरनेस। हमें सेल्फ अवेयर कैसे बनना है? सबसे पहले हमें इमोशंस के बारे में पता होनी चाहिए। सो इमोशनल अवेयरनेस होना ज़रूरी है। सेल्फ मॉनिटरिंग मीन्स हमें खुद को मॉनिटर करना है, हमारी कब क्या फीलिंग्स हैं हमें पता होना चाहिए। लाइक अगर कोई आया है हमसे कह रहा है कि क्या हुआ, हम कह रहे हैं पता नहीं। क्यों नहीं पता? आपको अपने बारे में नहीं पता कि आपको क्या हुआ, या तो आपको किसी ने कुछ बोला है, या फिर आपको किसी बात का बुरा लगा है, आप एंग्री हैं, आप सैड हैं, या फिर आप हैप्पी हैं। आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए। यू हैव टू सेल्फ मॉनिटर योर सेल्फ। देन सेल्फ डेवलपमेंट मीन्स आपको खुद के डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप कोई काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको दूसरों को कुछ प्रूफ करना है। नहीं, आप अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दें। अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, अपना मेंटल एटीट्यूड कैसे सही रखना है, अपनी फिजिकल हेल्थ कैसे सही रखनी है, अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दें। तो ये 3 ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से आप सेल्फ अवेयर बन सकते हैं। सबसे पहले इमोशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, देन आपको सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है खुद की फीलिंग्स की, और आपको सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। आजकल ये कोट बहुत पॉपुलर है, सेम सेम बट डिफरेंट। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। अगर आपने नहीं भी सुना तो इसका मतलब ये है कि ये दिखता सेम सेम है पर है डिफरेंट। तो इसका क्या मतलब है कि जब हमें लग रहा है कि कोई भी चीज़ सेम सेम है, मतलब ये भी सेम है वो भी सेम है, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं वो डिफरेंट होगी। तो इसी चीज़ को अब हम रिलेट करने वाले हैं सेल्फ अवेयरनेस से। हमें कभी कभी लगता है कि हम बिल्कुल उसके जैसे हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन है हम उसके जैसे हैं, पर हम एक्चुअल में किसी के जैसे नहीं हैं। हमें लग रहा है कि हम सेम सेम हैं पर हम डिफरेंट हैं। और हम डिफरेंट क्यों हैं? हम डिफरेंट हैं हमारी पर्सनैलिटी की वजह से। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो हमें दूसरों से यूनिक बनाती है। तो ऐसा क्या है हमारी पर्सनैलिटी में जो हमें दूसरों से यूनिक बनाता है? हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स, इन सभी का ग्रुप होती है पर्सनैलिटी। मीन्स
हो सकता है कि दो ट्विन्स हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल सेम है, पर फिर भी उनके थॉट्स में, उनकी फीलिंग्स और बिहेवियर्स में डिफरेंस होगा जो उनको डिफरेंट बनाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि दोनों की डिफरेंट पर्सनालिटी है। तो इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसे दो पर्सन नहीं मिलेंगे जिनकी एग्जैक्टली सेम पर्सनालिटी होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर वो डिफरेंट होंगे ही। किस वजह से? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट है। तो इसी चीज को हमने कहा है सेम सेम बट डिफरेंट। अगर आपको ये लगता भी है कि आप किसी और के जैसे हैं, पर फिर भी आप डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी दूसरे पर्सन की पर्सनालिटी से डिफरेंट है। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आर पर्सनालिटी ट्रेट्स? ट्रेट्स का मतलब होता है क्वालिटीज। तो यहाँ पर हम पर्सनालिटी की क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो आपकी पर्सनालिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी चीज को हम कहेंगे पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो यहाँ पर हम ऐसे पैटर्न्स की बात कर रहे हैं जो देखे जाते हैं, मतलब ऑब्जर्व किए जाते हैं कि हम एक लंबे टाइम तक ये पैटर्न शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि आपकी एक प्लीजिंग पर्सनालिटी है, तो प्लीजिंग पर्सनालिटी में जो भी ट्रेट्स आए हैं वो एक लंबे समय तक आप शो करेंगे, वो पैटर्न्स आप में ऑब्जर्वेबल होंगे। तो ऐसे पैटर्न्स जो आप में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं उसी को हम कहते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर इन्हीं पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से हम दूसरों से यूनिक बनते हैं, दूसरों से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका अलग होगा, हमारी फीलिंग्स, हमारे बिहेवियर्स अलग होंगे। तो ये सब किसकी वजह से अलग हैं? क्योंकि हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग हैं। अंडरस्टूड? नाउ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम अपनी पर्सनालिटी को यूनिक बनाने के लिए अपने बिहेवियर एंड एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। इसमें हम यूनिक पैटर्न को डेवलप करेंगे, मींस हमारा बिहेवियर दूसरों से अलग होगा, हमारा एटीट्यूड दूसरों से अलग होगा। आप किसी को कितना भी कॉपी करने की कोशिश कर लें, पर फिर भी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होगी जहां पर आप डिफरेंट होंगे, और वही होगी आपकी पर्सनालिटी। तो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम अपने बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स पर काम करते हैं। हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे हमारा कैरेक्टर। अगर हम एक अच्छे कैरेक्टर के पर्सन हैं तो हम एक पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बट अगर एक नेगेटिव कैरेक्टर का पर्सन है, लाइक आप सपोज कर सकते हैं एक मूवी का विलेन, तो वो कभी ये नहीं सोचेगा कि उसे एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बनना है, वो हमेशा एक विलेन के रोल में ही रहेगा, मतलब उसकी पर्सनालिटी नेगेटिव ही रहेगी। तो ऐसे में उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, पर कौन से वे में? नेगेटिव वे में। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हुई, बट एक दूसरे वे में। देन एनवायरमेंट, हमारे आसपास लोग कैसे हैं, लाइक अच्छे लोग हैं या फिर टॉक्सिक लोग हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं तो उस वजह से भी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अफेक्ट होगी, क्योंकि उस केस में हम इतना प्रॉपरली अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हम उनसे बचने की कोशिश करेंगे, हम उनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रखेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो ऐसे में हमारा एनवायरमेंट हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। देन टेम्परामेंट, कभी कभी हमारा टेम्परामेंट बहुत लूज होता है। हो सकता है कि आप बहुत कूल माइंडेड हो, आप हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, पर यह भी हो सकता है कि आप हर चीज़ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। किसी ने कोई मजाक किया, आपने उसे भी बहुत सीरियसली ले लिया। तो ऐसे में आपका टेम्परामेंट भी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अंडरस्टूड? सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर प्रॉपर हो पाएगा, अगर हम एक पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर पाएंगे, तो इससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, एंड हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे। क्योंकि एक ऐसा पर्सन जिसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छी है, उसकी एक अच्छी प्लीजिंग पर्सनालिटी है, वो बाकियों के साथ अच्छे रिलेशंस रख पाएगा। पर एक ऐसा पर्सन जिसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है एंड उसकी किसी से बनती नहीं है, वो किसी से बात नहीं करता, तो उसके दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं रहेंगे। सो दिस इज हाउ पर्सनालिटी डेवलपमेंट अफेक्ट्स आवर ओवरऑल डेवलपमेंट। अंडरस्टूड? अब हम पर्सनालिटी के बेसिक डायमेंशंस को समझने वाले हैं। ये डायमेंशंस 5 फैक्टर मॉडल में गिवन है। यहाँ पर 5 फैक्टर्स हैं, मतलब 5 डायमेंशंस हैं। इसे हम बिग 5 फैक्टर्स भी कहते हैं।
सो क्या है ये बिग 5 फैक्टर्स? इसे हम डिनोट करेंगे एक एक्रोनिम के साथ, ओशियन, OCEAN। हर एक वर्ड का अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। O स्टैंड्स फॉर ओपननेस, मतलब हम कितने ओपन माइंडेड हैं, हम नई चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं, नई जगह जाना चाहते हैं, मतलब हम हर चीज़ के लिए ओपन हैं। देन C फॉर कॉन्शियसनेस, मीन्स आप कितने कॉन्शियस हैं, लाइक आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। आपको कोई काम दिया जाएगा तो उसके लिए बार बार बोलना होगा, या फिर हम आप पर रिलाई कर सकते हैं कि अगर आपको एक बार काम दे दिया है तो वो कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। देन E फॉर एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन इज रिलेटेड टू एक्सट्रोवर्ट। आप इस टर्म के साथ तो बहुत फेमिलियर होंगे, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एंड एक और वर्ड होता है दैट इज एम्बीवर्ट। तो यहाँ पर एक्स्ट्रावर्जन के बारे में बताया हुआ है, ये एक ऐसा डायमेंशन है पर्सनैलिटी का जिसमें हम बहुत सोशिएबल होते हैं, लाइक हम इजीली दूसरों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, एंड कोई भी हमसे बोलेगा तो हम उससे बात करने में शाय फील नहीं करेंगे। बट वहीं अगर एक इंट्रोवर्ट होगा तो वो इतना एक्स्ट्रावर्जन क्वालिटी शो नहीं करता है, उसकी ये डायमेंशन इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। उस केस में वो शाय फील करेगा एंड बाकियों से बात करना, उनके साथ जाना या फिर सोशिएबल होना प्रेफर नहीं करता है। बट सही क्या रहता है? सही ये रहता है कि आप एम्बीवर्ट रहें, मतलब ना ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहें और ना ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहें, बी एम्बीवर्ट। देन ए फॉर एग्रीएबलनेस, मीन्स आप दूसरों के साथ कितना कॉपरेट करते हैं। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस में हमें एडजस्ट करना होता है, तो अगर आप एडजस्ट कर पा रहे हैं मतलब आप एग्रीएबल हैं, और अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि नहीं ये काम तो वैसे ही होगा जैसे मैं करता हूँ, मुझे एडजस्ट नहीं करना है, तो तब आप एग्रीएबल नहीं हैं। अंडरस्टूड? देन एन फॉर न्यूरोटिसिज्म, ये एक नेगेटिव ट्रेट है जो ये शो करती है कि आप नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं, लाइक आप इनसिक्योर हैं, एंग्शियस हैं, डिप्रेस्ड हैं, ये सभी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। एंड अगर आप ये नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं तो आप न्यूरोटिसिज्म शो करते हैं, बट ये एक अच्छी ट्रेट नहीं है। सो आपको इमोशनली स्टेबल रहना चाहिए एंड आपके इमोशंस पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए for a good personality. Understood? Now what are personality disorders? पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का मतलब है ऐसे लॉन्ग टर्म पैटर्न्स जिसमें हमारे सोचने का तरीका, किसी से बिहेव करने का तरीका बहुत अनहेल्दी हो जाता है। मतलब या तो वो हमारे लिए अनहेल्दी होगा, हमारे लिए सही नहीं होगा, या फिर सामने वाले के लिए सही नहीं होगा, और ये रिजिड पैटर्न्स होते हैं, मतलब इजीली चेंज नहीं किए जा सकते। तो कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को अब हम डिटेल में समझने वाले हैं, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भले ही ये रिजिड हैं पर फिर भी कुछ स्टेप्स लेकर हम इन्हें टाइम के साथ साथ क्योर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। अंडरस्टूड? कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी है सस्पिशियस, जिसमें हमें हर किसी पर शक रहता है, पैरानॉइड, शिजॉइड एंड शिजोटाइपल। देन सेकेंड कैटेगरी इमोशनल एंड इम्पल्सिव, इसमें आपके एक्शंस इम्पल्सिव होते हैं, लाइक आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे एंड आप कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक एंड नार्सिस्टिक। देन एंग्शियस, एंग्शियस मतलब आपको हर चीज़ के बारे में बहुत चिंता है। ऐसे में 3 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, OCD। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देम इन डिटेल वन बाय वन। सबसे पहले पैरानॉइड। पैरानॉइड में हम दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते, चाहे वो हमारे फैमिली, फ्रेंड्स कोई भी हो, हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते। हमें हमेशा यही लगता रहता है कि वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमें हार्म करना चाहते हैं। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा नर्वस और वरीड रहते हैं, हमारे मन में दूसरों के लिए मनमुटाव होता है। देन नेक्स्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज शिजॉइड। ऐसे में आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से अलग रहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं बाहर की दुनिया से। आप चाहते हैं कि आप अकेले रहें एंड डिटैच्ड रहें, किसी से कोई सोशल रिलेशनशिप ना रखें एंड इमोशनली कोल्ड होते हैं।
शिज़ोटाइपल ऐसे लोग सोचते हैं कि वो अपनी सोच से बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरों के बिहेवियर्स को इजीली मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, मतलब गलत समझ लेते हैं। लाइक अगर किसी ने कोई मजाक किया है तो ये उसको सीरियसली ले लेंगे, सीरियसली ले लिया तो फिर ये इमोशनली इनअप्रोप्रिएट बिहेव करेंगे, मतलब हो सकता है ये एंग्री हो जाएं, उस पर चिल्लाने लगें कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, एंड समझाने के बाद भी ना समझें। ऐसे लोग इंटीमेट रिलेशनशिप्स भी अवॉइड करते हैं, मतलब क्लोज रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। एंटी सोशल ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र करने वाले लोग सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करते, एंड जो भी रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं उनके बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। अगर किसी ने कहा है कि आपको सीधे चलना है तो वो टेढ़े ही चलेंगे, मतलब जैसे किसी ने कहा है या जैसे रूल्स बनाए गए हैं वो उनको फॉलो नहीं करेंगे, एंड जानबूझकर रूल्स को ब्रेक करेंगे, चाहे वहां पर नीड नहीं है रूल्स को ब्रेक करने की, पर फिर भी वो ब्रेक करेंगे क्योंकि वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। ये इरिटेटिंग और एग्रेसिव होते हैं, कभी भी कोई भी एक्शन ले सकते हैं, किसी पर भी चिल्ला सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, एंड कोई गलत काम करने के बाद इन्हें गिल्ट भी नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को मार पीट दिया है तो फिर अब इन्हें गिल्ट हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं होगा। ये अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख पाते, एंड कभी कभी ये झूठ भी बोलने लगते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, एब्यूजिंग भी कर सकते हैं, एंड एडिक्शन भी हो सकता है इनको। ये सभी ट्रेट्स हैं जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से लोग सफ़र करते हैं, वो शो करते हैं ये सभी ट्रेट्स। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट इज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसे डिसऑर्डर से सफ़र करने वाले लोग इमोशनली इनस्टेबल होते हैं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत लो होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता इनमें, एंड ये सोचते हैं कि ये सबसे इन्फीरियर हैं, मतलब इनको सभी अबैंडन कर देंगे, सभी साइड कर देंगे, एंड इस वजह से इनको एम्प्टीनेस की फीलिंग्स आती हैं। ऐसे में ये खुद को हार्म करने की भी कोशिश कर सकते हैं, लाइक सुसाइडल थ्रेट्स आर कॉमन, एंड ये स्ट्रेसफुल इवेंट्स के साथ डील नहीं कर पाते। देन हिस्ट्रियोनिक ऐसे लोग ज़्यादा अटेंशन गेन करना चाहते हैं ओवरली ड्रामेटिक होकर, मतलब कोई छोटी सी बात थी बट उस पर इतना ज़्यादा ड्रामा करते हैं ताकि सबकी अटेंशन मिल पाए। एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, कोई इनको क्रिटिसाइज कर दे या फिर इनकी बात को ना माने, डिसअप्रूवल कर दे तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, एंड ईजिली किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लाइक कोई भी इन्हें कुछ भी कहेगा ये ईजिली मान जाएंगे, उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। देन नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐसे लोगों को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड सारी अटेंशन इन्हें ही मिलनी चाहिए, सभी लोग इन्हें एडमायर करें, बट ये दूसरे लोगों के इमोशंस थॉट्स को नहीं समझते, दूसरों के लिए एम्पैथी नहीं होती, एंड इन्हें लगता है कि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें हम हर चीज़ को अवॉइड करते हैं, लाइक हमें किसी से मिलना नहीं है, एंड हमें कॉन्स्टेंटली यही डर लगा रहता है कि हम एम्बैरेस हो जाएंगे या कोई हमें क्रिटिसाइज करेगा, रिजेक्ट कर देगा, तो इस वजह से हम सोशली इनेप्ट हो जाते हैं, मतलब हम सोशली किसी से मिलना नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि हम बहुत इन्फीरियर हैं, मतलब दूसरों के बराबर नहीं है, दूसरे हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इस वजह से हम हर चीज़ अवॉइड करते हैं। देन डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें हम हद से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे पर्सन पर अपनी इमोशनल और फिजिकल नीड्स के लिए, लाइक हमें कोई भी डिसीजन लेना होगा तो भी हम दूसरे पर्सन की हेल्प ले रहे हैं, हमें अपना कोई काम करना होगा तो भी हम दूसरे पर्सन की हेल्प ले रहे हैं, मतलब हम कोई भी काम खुद से कर ही नहीं पाते, तो इसमें हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा लो होते हैं, हमें लगता है कि हम खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही अपने खुद के काम कर पाएंगे, इस वजह से हम चाहते हैं कि बस दूसरे पर डिपेंडेंट रहें, बस दूसरा हमारा साथ ना छोड़े तब हम ठीक से काम कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे हमारे साथ हैं, पर अगर दूसरे ने साथ छोड़ा तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में ये लोग डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसे ओसीडी भी कहते हैं, इसमें लोग परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं, लाइक एक्सट्रीम परफेक्शन, एंड ये चाहते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपर ऑर्डर में हो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और
कॉन्स्टेंटली यही ट्राई करते रहते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट रहे। अगर कोई उनका इंपॉर्टेंट काम भी मिस हो रहा है, हो जाए, पर उनको परफेक्शन अचीव करनी है, प्रॉपर क्लीन चाहिए सब कुछ। तो ऐसे में ये लोग सफ़र कर रहे हैं OCD से। ओके, देन स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर है भी तो हम उसे ओवरकम कर सकते हैं टाइम के साथ साथ कुछ स्टेप्स के हेल्प से। तो सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए। मीन्स आप अपने अंदर इतने सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्यूमुलेट ना कर लें कि आप बहुत हैवी फील करने लगें। एंड जब हैवी फील करेंगे अंदर से तो हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी में इश्यूज आएँ। तो इसलिए आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, एंड माइंड हेल्दी रहेगा तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस कम रहेंगे। देन बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस। सो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वही सॉल्व करेंगे, पर अगर हम खुद से सिचुएशंस को हैंडल नहीं करते तो हमारा कॉन्फिडेंस भी नहीं बिल्ड हो पाता। इसलिए सिचुएशंस को खुद से हैंडल करना सीखें, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। देन प्रॉब्लम्स को हमेशा प्रॉब्लम्स की तरह नहीं, चैलेंजेस की तरह देखें, क्योंकि अगर प्रॉब्लम की तरह देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि अब तो ये प्रॉब्लम है, हम इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप उसको चैलेंज की तरह देखेंगे तो आप चैलेंज की तरह उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसको एज अ टास्क कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के लिए उनको एक चैलेंज की तरह देखें। And you can also engage in different hobbies like music, dance, painting। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसमें engaged रहें। इससे आप एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे। जब ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस भी कम हैं। तो इसलिए डिफरेंट हॉबीज़ में engaged रहें। With this we have completed chapter 2 self management skills. If you are IT Code 802 student, you can refer to all-in-one book. Order links are given in the description. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.